वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग, सहआचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर, आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एवीएसटी के एक पेपर संक्रिया विज्ञान के अध्याय कतार सिद्धांत क्यूइंग थ्योरी का अर्थ, उद्देश्य, शब्दावली और क्यूइंग थ्योरी की क्या मान्यता है, इस पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कतार अथवा प्रतीक्षा से आशय उस लाइन से है जिसमें कोई भी वस्तु या कोई मशीन अपनी सेवा प्राप्ति के लिए कतार में एक निश्चित क्रम में इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसी व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी ऐसी कतारें हैं जिनको हम देखते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की पे हो, बस स्टेशन की बुकिंग खिड़की पे हो, या जो है आपके किसी भी सेवा प्राप्ति के लिए हम नल बिजली का बिल जमा कराने, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, लेकिन पूर्व में हम नल बिजली का बिल वगैरह जमा करवाने जाते हैं तो वहाँ भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। होटल में, सिनेमाघर में, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ हमें जो है किसी भी सेवा प्राप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति अथवा मशीन इत्यादि को अपनी बारी आने पर सेवा प्राप्ति से पूर्व उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो सेवा इकाई है, सेवा प्रदान करने वाली जो इकाई है, उसको भी ग्राहक न आने पर इंतज़ार करना पड़ता है। सेवा देने से पूर्व वह भी बैठा रहते हैं तो उनको भी इंतज़ार करना पड़ता है। यह दोनों ही परिस्थितियां जो है एक व्यापारी के लिए, एक उद्योगपति के लिए उचित नहीं कही जा सकती। चाहे ग्राहक या आगत जो है वह सेवा प्राप्ति से पूर्व प्रतीक्षा करे, या सेवा प्रदान करने वाला जो केंद्र है या व्यक्ति है वह ग्राहकों की प्रतीक्षा करे, इन दोनों की ही कॉस्ट होती है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत इसी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। कतार सिद्धांत के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। प्रथम है प्रतीक्षा समय लागत को न्यूनतम करना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई कोई भी आगत जो है वह सेवा प्राप्ति से पूर्व जितना समय प्रतीक्षा में बिताता है तो उस प्रतीक्षा करने की उसकी लागत आती है, लिहाजा उस प्रतीक्षा समय लागत को कम करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो है वह है सेवा समय लागत को न्यूनतम करना, क्योंकि यदि सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति या सेवा प्रदान करने वाला केंद्र ग्राहकों की प्रतीक्षा में बैठा है, अर्थात उस समय कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि ग्राहक नहीं है उसके पास, इसलिए वो सेवा प्रदान नहीं कर पा रहा है, तो उसकी भी निष्क्रिय बैठे तो भी उसकी भी लागत आती है। तो लिहाजा उसके जो सेवा प्रदान का परिणाम उसका ये होता है कि भाई उसकी जो लागत है सेवा प्रदान करने की, सेवा समय की जो लागत है वह भी ज़्यादा है, तो उसको न्यूनतम करना। और एक तीसरा उद्देश्य जो है इसका यह है कि दोनों लागतों में, प्रतीक्षा समय लागत और सेवा समय लागत में आदर्श संतुलन स्थापित करना। कतार सिद्धांत में अनेक शब्द प्रयोग में आते हैं। पहला है ग्राहक। ग्राहक जो है सेवा सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाली इकाई जो है, चाहे वो व्यक्ति हो या मशीन हो, उनको हम ग्राहक कहते हैं। सेवा केंद्र से आशय उस स्थान से जहाँ सेवा प्रदान की जाती है। प्रतीक्षा समय, वेटिंग टाइम, वह समय जो ग्राहक को सेवा प्राप्ति से पूर्व कतार में खड़े रह करके इंतजार में गुजारना पड़ा, वह उसका प्रतीक्षा समय कहलाता है। फिर है आपका व्यवस्था में ग्राहक द्वारा व्यतीत किया गया। व्यवस्था में साधारण रूप में हम कह सकते हैं, व्यवस्था का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रतीक्षा समय प्लस सेवा समय, प्रतीक्षा समय एवं सेवा समय। मान लीजिए एक ग्राहक को नंबर आने से पूर्व उसको 10 मिनट तो लाइन में खड़े रहने पड़े, और जब उसका नंबर आया तो 5 मिनट उसको जो भी सेवा लेनी है उसमें लगे। तो इस तरीके से यहाँ प्रतीक्षा समय तो 10 मिनट रहेगा, और व्यवस्था का समय या 5 मिनट सेवा प्राप्ति का समय और जोड़ दें तो वह 15 मिनट हो जाएगा। देन फिर बात आती है कतार की लंबाई। कतार की लंबाई से यहाँ आशय उन इकाइयों की संख्या से है
जो प्रतीक्षा रेखा में हैं या प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की जो संख्या है वह कतार की लंबाई कहलाती है। और एक टर्म आती है व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या। तो व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या ठीक उसी से तरीके से है जैसे व्यवस्था का समय, अर्थात प्रतीक्षा कतार की जो लंबाई है, कतार की लंबाई यानी कितने लाइन में खड़े हैं, सेवा प्राप्ति से पूर्व जो सेवा प्राप्त कर रहे हैं उनको छोड़कर जितने लोग लाइन में खड़े हैं वह तो है कतार की लंबाई। नंबर ऑफ यूनिट्स वेटिंग इन लाइन, और उसमें उसी समय पर कितने लोग सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो सेवा प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या को कतार में खड़े हुए व्यक्तियों की संख्या के साथ जोड़ दें तो वह आपकी जो है व्यवस्था में ग्राहकों की संख्या हो जाती है। कतार छोड़ना, ठीक है, एक व्यक्ति कतार में खड़े हो जाते हैं और कुछ समय बाद कतार छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट है कतार को बदलना। कई बार एक व्यक्ति एक कतार में खड़ा हो जाता है और कुछ समय के बाद में वह दूसरी कतार में चला जाता है, तो इसको कतार बदलना कहते हैं। वर्तमान समय में इस तरह के उदाहरण आपको टोल बूथों की लाइन पर बहुत देखने को मिल जाएंगे। कतार में खड़े ना होना, जब कतार लंबी होती है तो इसमें कुछ इकाइयाँ ऐसी होती हैं कतार में न खड़े होने का निर्णय करती हैं, इसे वॉकिंग कहा जाता है। प्राथमिकता है, जब सेवा केंद्र पर कुछ ग्राहकों को पहले सेवा प्रदान की जाती है तो उन्हें प्राथमिकता कैसे है। जैसे हॉस्पिटल्स में अगर आप देखें तो यदि कोई सीरियस व्यक्ति आ जाता है, सीरियस केस आता है, तो डॉक्टर तत्समय जो ड्यूटी डॉक्टर है कतार में खड़े हुए व्यक्तियों को छोड़ करके उस सीरियस गंभीर भी रूप से बीमार मनुष्य इकाई जो रोगी है उसकी पहले सेवा करता है। तो प्राथमिकता के ग्राहक कह सकते हैं उनको। कतार अथवा प्रतीक्षा व्यवस्था, क्यूइंग सिस्टम, इसमें ग्राहकों का आगमन, ग्राहकों का प्रतीक्षा करना, ग्राहकों का सेवा प्राप्त करना और ग्राहकों का निर्गमन संबंधित सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। एक होती है आगत दर। आगत दर एक निश्चित समय में आने वाले ग्राहकों की संख्या जो कि एक निश्चित समय की इकाई में है उसे आगत दर कहते हैं। सामान्यतः यह प्रति घंटा होती है, तो एक घंटे में कितने ग्राहक उस सेवा केंद्र पर आते हैं उसको हम आगत दर कहेंगे। एक होती है सेवा, आगत दर को हम ग्रीक भाषा का एक लेटर होता है लैम्बडा, उससे अभिव्यक्त करते हैं। और दूसरा है सेवा दर। सेवा दर जो है वह आने वाले ग्राहकों की उस सेवा केंद्र के द्वारा जिस दर से सेवा की जाती है, अर्थात समय की एक इकाई में कितने ग्राहकों को वो सेवा देता है सेवा केंद्र, वह उसकी सेवा दर है। सामान्यतः इसे भी घंटे में व्यक्त करते हैं। एक घंटे में कितने ग्राहकों की सेवा कर पाता है वह केंद्र, वह उसकी सेवा दर कहलाती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की बात है, कभी कभी आगत दर को अलग रूप में व्यक्त कर दिया जाता है, समय की अलग इकाई के आधार पर बताते हैं, सेवा दर को अलग इकाई के आधार पर। तो जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए आगत दर और सेवा दर की जो दर है वह एक निश्चित समय की इकाई जो है अगर उसके आधार पर उसको व्यक्त करना चाहिए। एक घंटे में दे रखा है, एक दिन में दे रखा है, तो या तो दिन वाले को घंटे में कन्वर्ट कर दो या घंटे वाले को दिन में कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद यानी दोनों का जो आधार है वह समय एक होना चाहिए। दूसरी चीज जो देखने की है वह यह है, कॉमन सेंस की बात है कि आगत दर की तुलना में सेवा दर हमेशा बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सेवा दर आगत दर से छोटी हुई तो सेवा केंद्र पर कभी भी समाप्त न होने वाली कतार लग जाएगी, तो ऐसी कतार बन जाएगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। आएंगे 10 व्यक्ति एक घंटे में, हम सेवा करते हैं 8 व्यक्तियों की, तो औसतन हर घंटे 2-2 व्यक्ति और बढ़ते चले जाएंगे। बात करते हैं कतार सिद्धांत की मान्यताओं की। तो देखिए जो आगत दर है वह सेवा दर है पॉइसन पद्धति से निर्धारित होती है। दूसरी चीज जो है वह आगत समय व सेवा समय का जो अनुमान है वह चरघातांकी एक्सपोनेंशियल बंटन पर आधारित होता है।
पहले आने वाले को पहले और सेवा और बाद में आने वाले को बाद में सेवा दी जाती है। देन जिस समय समग्र से आगत आते हुए अनंत समग्र माना जाता है। और कोई भी ग्राहक सेवा स्थल में आने के बाद सेवा प्राप्ति के बाद ही बाहर जाता है। और यहाँ कतार एक कतार होती है सिलेबस में। वैसे अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई कई प्रकार के प्रतिरूप होते हैं, लेकिन सिलेबस में आपके यहाँ एक कतार और एक सेवा केंद्र जो है यह आपके यहाँ, तो यहाँ एक कतार एक होती है। आगत दर का मान सेवा दर के मान से छोटा होता है। अभी मैंने चर्चा की थी कि जो म्यू है, सर्विस रेट है, वह शुड बी ग्रेटर देन अराइवल रेट, है ना। और ग्राहक जिस स्थान पर प्रतीक्षा करते हैं वह जो है वह अपरिमित होता है। ठीक है, धन्यवाद।